वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सिलेक्शन बैच का नवा वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएँ। आज हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा जी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले अरुण कुमार मिश्रा जी से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? HL दत्तू थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? ये Cl, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसकी उपस्थिति जो होती है हमारे पेटों में होती है। ये किस लिए? ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल थे और 4 कांस्य पदक थे। तो कांस्य पदक कुश्ती में किसने जीता है? तो बजरंग पुनिया ने जीता है। बजरंग पुनिया कहाँ के, किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू की बात करते हैं तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पे जिन लोगों ने भारत के लिए पदक जीता है उनके नाम दिए गए हैं और ये किस खेल से संबंधित है, इसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बात करते हैं पहले नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से, जवलिंग थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। और ये किस राज्य के रहने वाले हैं? ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित हैं और इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। और ये किस राज्य के रहने वाले हैं? ये भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था, और कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और ये किस राज्य की रहने वाली हैं? ये मणिपुर की रहने वाली हैं मीराबाई चानू। अब हमारा अगला है PV सिंधु। PV सिंधु भारत के लिए कांस्य पदक जीता और ये किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। और ये किस राज्य की रहने वाली हैं? ये तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। अब आता है आपका लवलीना बोरगोहेन। ये किस राज्य की रहने वाली हैं? ये असम राज्य की रहने वाली हैं। और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये आपकी बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं। इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। अब आपका छठा नंबर पर आता है हॉकी टीम। हॉकी टीम ने लगभग 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में आकर भारत ने कोई पदक हॉकी में जीता। इससे पहले 1980 में भारत ने कोई पदक जीता था और उसके बाद 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने यह पदक जीता है। अब आपका आता है 7वां पदक भारत के लिए बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया किससे संबंधित है? कुश्ती से ही संबंधित है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ये 7 खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए पदक जीत कर लाए हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित, रवि कुमार कुश्ती से संबंधित है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं, PV सिंधु बैडमिंटन से, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से। हॉकी टीम में भारत ने कांस्य पदक जीता और बजरंग पुनिया कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक जीत कर लाए। ये 7 खिलाड़ी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कर्वी की। स्कर्वी किसके कारण किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होती है। और बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है? रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसके अगर रासायनिक की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और जो कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले बात करते हैं शुभारंभ में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह कौन है? मनप्रीत सिंह भारतीय टीम के हॉकी टीम के कप्तान है। MC मैरीकॉम बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। ये लोग जब ओलंपिक की शुरुआत यानी टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था तो ये शुभारंभ में ध्वजवाहक थे। अगर इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा कि समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक था तो बजरंग पूनिया थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चला? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चला। और 7 अगस्त को भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक का, इसीलिए 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। यानी सबसे अधिक पोषक तत्व कहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं? तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, सबसे अधिक पोषक तत्व उसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं भोजन का, तो सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, उसके बाद पेटों में जाता है, पेट के बाद छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। तो सबसे अधिक जहाँ पे अवशोषित किया जाता है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में ही होता है। जितने मलमूत्र होते हैं ये बड़ी आंत में जाते हैं। अगर छोटी आंत की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होती है। कितनी होती है? 22 फीट, या आप कह सकते हैं 7 मीटर होती है। जो छोटी आंत की लंबाई होती है 22 फीट या 7 मीटर होती है, और जो आपकी बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई 5 फीट होती है, या आप कह सकते हैं 1.5 मीटर होती है। अगर बड़ी आंत की लंबाई की बात करते हैं फीट में तो 5 फीट होती है, और मीटर में बात करेंगे तो 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत की लंबाई फीट में बात करेंगे तो 22 फीट होती है, और मीटर में बात करेंगे तो 7 मीटर होती है। ठीक है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए आप सूर्यास्त के समय यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, सूर्यास्त के समय आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आपका पूर्व दिशा है और ये आपका पश्चिम दिशा है। सूर्य जब उदय होता है तो पूर्व दिशा की ओर उदय होता है, जब डूबता है तो पश्चिम दिशा की ओर। तो इसका मतलब सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो इससे आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है सूर्य, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? उसके बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की त्रिज्या का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक होता है? यानी किस देश का, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्येक नागरिकों को एक सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ता है। तो आपका एकमात्र देश कौन सा है? इजराइल है। इजराइल में प्रत्येक नागरिक लगभग 3 साल के लिए उसे सैनिक सेवा देनी पड़ती है। अगर इजराइल की बात करते हैं, हाल ही में वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, इजाक हर्जोग बने हैं आप वहाँ के नए प्रेसिडेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन है? तो अवरोही क्रम में मतलब होता है कि यानी घटते क्रम में।
सबसे पहले बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। अगर पहले ऑप्शन को देखते हैं बृहस्पति, बृहस्पति तो सबसे बड़ा है लेकिन बुध सबसे छोटा है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरे पर देखते हैं बुध, बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति उससे बड़ा है, इसका मतलब कि ये आरोही क्रम में है, ये भी क्वेश्चन नहीं होगा आंसर। अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं बृहस्पति बुध, ये भी क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति तो बड़ा है लेकिन बुध सबसे छोटा है और शनि बृहस्पति से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, अर्थात बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये 4 सबसे विशाल ग्रह हैं जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव रक्त का पीएच है। सबसे पहले बात करते हैं पीएच मान की। पीएच मान की खोज किसने की थी? तो इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि पीएच मान की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि पीएच मान की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। और जो पीएच मान होता है, जैसे ये बीच में क्या होता है आपका 7 होता है, जब 7 के दाएं तरफ बढ़ेंगे, 7 से अधिक जाएंगे तो आपका ये क्षारीयता बढ़ती जाती है, क्षारीयता बढ़ती जाती है। और 7 से बाएं की तरफ आप जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो हमसे मानव रक्त का पीएच मान पूछा है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता कितना है? 7.4 होता है। जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ये क्या हुआ? क्षारीय होगा, लेकिन कैसा क्षारीय होगा? थोड़ा सा क्षारीय होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा क्षारीय होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी? जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपके कितने हैं? 4 हैं। ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, इसमें सर्वग्राही की बात करते हैं तो आपका ए बी जो प्लस होता है वो सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता की बात करते हैं, ओ जो आपका नेगेटिव होता है, माइनस वाला, ओ माइनस, वो आपका सर्वदाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? तो इससे देखिए सती प्रथा का 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किस हिंदू ने किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा का विरोध जो सर्वप्रथम हिंदू किसने किया था? राजा राम मोहन राय। अगर मुस्लिम बादशाह की बात करते हैं तो अकबर ने किया था। अगर अंग्रेज की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था। इससे 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहले हिंदू कौन थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया? राजा राम मोहन राय। और मुस्लिम बादशाह कौन थे? अकबर थे। और अंग्रेज शासक कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो बात करते हैं प्रकाश के वेग का। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने नापा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर बनाते हैं। तो सिरका की बात करते हैं तो सिरका
क्या होता है आपका एसिटिक एसिड होता है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर दोनों को मिलाते हैं तो देखिए सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH, और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, यानी एसिटिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। जब दोनों आपस में मिलकर ये क्रिया करेंगे तो ये किसका निर्माण करेंगे, ये सबसे पहले CO2 का निर्माण करेंगे, उसके बाद किसका निर्माण करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे, NaOH प्लस, और क्या निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे, 2H2O। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे कह रहा है कि सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाकर बनाते हैं तो किसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, कापर, ये गलत है, कापर सल्फेट ये भी गलत है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कापर और मैग्नीशियम का कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया, तो ये कहाँ से बनेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जल का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, 1975 में मनाया गया था। पहली बार जब महिला दिवस मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के द्वारा, तो 1975 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 8 मार्च को मनाया गया था। 8 मार्च 1975 को पहली बार महिला दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बात करते हैं 28 फरवरी की, तो ये विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। कह रहा है कि भारत का जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है किस देश के साथ लगी है। तो आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा भारत की लगी हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य। कौन कौन से लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं। तो भारत के राज्य गुजरात लगता है, एक आपका पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन से बात करते हैं तो चीन से भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगता है। उसके बाद राज्य उसके हैं, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम लगता है, और अरुणाचल प्रदेश लगता है। ठीक है, ये जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं और भारत के कितने राज्य उनसे लगते हैं, ये आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे कम बात करते हैं कि किस देश के साथ भारत की सीमा साझा होती है, तो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। किसके साथ, अफ़गान के साथ। ठीक है, ये समय अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बायोगैस में मुख्य रूप से होते हैं, जो बायोगैस आपका होता है सबसे अधिक उस मात्रा में क्या उसमें होता है, मीथेन गैस होता है। CH4 गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन किस में, लाइटर होता है ना, जो आप लाइटर देखे होंगे, ब्यूटेन का प्रयोग उसमें किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को कालक्रम में सजाएं। यानी इनको क्या करना है, कालक्रम में सजाना है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, कौन सी घटना सबसे बाद में हुई। तो बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर 1919 को इसकी शुरुआत हुई थी। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था,
चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन 28 अक्टूबर 1919, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो इसको आप मिलाइए। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? चंपारण। उसके बाद कौन आता है? मार्च आता है। मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल के बाद अक्टूबर आएगा, यानी बाद में आएगा। तो 19 मार्च 1919, इसका मतलब रॉलेट एक्ट। 3 के बाद 2, उसके बाद किसका नंबर आएगा? 4 का आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद लास्ट में आपका आता है खिलाफत आंदोलन। तो इसमें यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 इस ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इन सभी का कालक्रम याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1919 को। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बात करते हैं तो यह एक केंद्रीय बल है, सही है। यह एक माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी माध्यम पर नहीं निर्भर करता है, तो आपका ये भी सही है। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनता है, ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। जो इस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एकमात्र धातु पूछा है। तो धातु पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। अगर यही क्वेश्चन में कहता कि एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो आपका राइट आंसर हो जाता ब्रोमीन। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। जब धातु पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, जिसे आप पारा कहते हैं, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरकरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पारा या मरकरी का प्रतीक होता है। जो आपका पारा या मरकरी का प्रतीक होता है क्या होता है? Hg होता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग 20 क्वेश्चनों पर पहुंच चुके हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ZnCl2 का आणविक द्रव्यमान कितना है? यानी जिंक क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो जिंक क्लोराइड, सबसे पहले जिंक की बात करते हैं। जिंक का अगर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो जिंक का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 65 होता है। प्लस क्लोराइड का, क्लोरीन का आपका कितना हो जाएगा? क्लोरीन का होता है 35.5। लेकिन क्लोरीन के कितने यहाँ पे अणु हैं? 2 अणु हैं, तो इसको 2 यानी द्रव्यमान दूना हो जाएगा। तो द्रव्यमान को दूना करना पड़ेगा। तो इसको 35.5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35 दूना 70, 0.5 यानी 1 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 65 में 71 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 136। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है वो कोलकाता का तारामंडल है। कोलकाता में कौन सा तारामंडल है? बिरला तारामंडल, कोलकाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अशोक गहलोत की बात करते हैं तो अशोक गहलोत इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी ने दुनिया में पहली रैंकिंग पाई है? यानी पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी भारतीय द्वारा तीरंदाजी में पहली रैंकिंग मिली है, वो कौन है? दीपिका कुमारी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे क्या होगा? बैंक होगा, बैंक। ठीक है, जो नाबार्ड है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंतालू इस समय वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन 3 मई 2021 को हो गया। वह किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? तो 3 मई 2021 को पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा जी का निधन हो गया है। वो किस राज्य के किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 किस राज्य में शुरू की गई? जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है वो किस राज्य में शुरू की गई थी? तो बिहार राज्य में शुरू की गई थी। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़ है। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजधानी की बात करते हैं तो रांची है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, और बिहार की राजधानी पटना है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 किस राज्य में शुरू की गई थी? तो बिहार में शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी विकास की। तो डेयरी विकास की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1965 को आनंदपुर गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो वर्षा जोशी जी को बनाया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष। तो इससे क्वेश्चन दो पूछे जाएंगे, इस समय वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी और यह कहाँ पे की गई, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो आनंदपुर गुजरात में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास जी की बात करते हैं तो कबीरदास की एक प्रसिद्ध रचना है बीजक। बीजक के अंतर्गत उनकी 3 पुस्तकों का वर्णन किया गया है। एक साखी है, शबद है और रामायणी है। इन तीनों पुस्तकों का संग्रह ही क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बीजक का संग्रह, बीजक के अंदर किन पुस्तकों का संग्रह किया गया है? तो साखी, शबद, रामायणी का किया गया है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? श्रीनगर शहर की स्थापना की बात करते हैं तो ये मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं
हर्षवर्धन ने कन्नौज शहर की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। अब तक हम लोग 30 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिले। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के, वो कौन है, सुशील चंद्रा हैं। सुशील चंद्रा इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर प्रधानमंत्री की वर्तमान में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। तो 3 ग्रहों से संबंधित 3 नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। न्यूटन की बात करते हैं तो गति का नियम दिया था। गैलीलियो की बात करते हैं तो दूरबीन की खोज किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता होता क्या है, रो बराबर होता है RA/L। आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ए आपका क्षेत्रफल है और एल क्या है, लंबाई है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। अगर बात करते हैं अमीटर को, तो अमीटर को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में मीटर को जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है। अमीटर से क्या नापा जाता है, धारा नापा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो बात करते हैं ध्वज फहराने की, तो इससे पहले आम व्यक्तियों को ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 19A के तहत 19A के तहत ध्वज फहराने के लिए आम नागरिकों को भी ध्वज फहराने की अनुमति दी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के तहत बोलने की भी आज़ादी है, कहीं भी आप भाषण दे सकते हैं अनुच्छेद 19A के तहत। जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये 19A के ही तहत है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 आपका क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग 25 मई 2021 को जो जारी किया गया है उसमें टॉप पोजीशन किसे मिली है। तो आईसीसी इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग की बात करते हैं तो जो 2021 में जारी की गई है उसमें टॉप ऑलराउंडर कौन है, साकिब अल हसन है। साकिब अल हसन ये किस देश के रहने वाले हैं, ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। बांग्लादेश जो ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप पर हैं। आईसीसी इंटरनेशनल के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। इसको आईसीसी के सीईओ कौन है, मनु सानी जो है आईसीसी के सीईओ हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दुबई में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्षार धातुएं। देखिए जो
क्षार धातुएं होती हैं उनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी क्षार धातुएं हैं इधर पहले ग्रुप में, उसमें जो बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही आसानी के साथ त्याग सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, आरबीआई के सर्वाधिक समय तक गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई। आरबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1935 को हुई थी। और इसके पहले जो गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। यानी आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सर्वाधिक समय तक कौन गवर्नर थे? तो बेनेगल रामाराव सर्वाधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1965। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और सबसे अधिक समय तक आरबीआई के कौन गवर्नर रहे हैं? तो बेनेगल रामाराव रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन जूल के तापीय नियम दर्शाता है जहाँ H ऊष्मा है, I धारा है और R प्रतिरोध है और T समय है? तो आप जानते हैं कि ऊष्मा बराबर होता है हीट बराबर H बराबर होता है I स्क्वायर RT होता है। यानी हीट बराबर क्या होगा? I स्क्वायर RT। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H बराबर I स्क्वायर RT। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन थी? मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरला ग्रेवाल थी। लेकिन पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। वो किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की। और पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, वो भी उत्तर प्रदेश के ही थी। ठीक, 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी वस्तु पर चंद्रमा और पृथ्वी का भार का अनुपात क्या होगा? तो चंद्रमा और पृथ्वी के भार का अनुपात पूछा गया है। तो जो पृथ्वी पर अगर भार W है तो चंद्रमा पर कितना होगा? W/6 होगा। इसका छठा हिस्सा होगा, यानी पृथ्वी के छठा भाग होगा चंद्रमा पर। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लीजिए, W से W कट जाएगा, आपका बचेगा 1:6, जिसे आप 1/6 भी कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी पर भार जो होगा, अगर मान लीजिए आपका 30 किग्रा है तो वहाँ पे चंद्रमा पे आपका जाकर कितना हो जाएगा? 5 किग्रा हो जाएगा। 1/6 हिस्सा वहाँ पे होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले हिंदू थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और राजा की उपाधि ने किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, मर्क्यूरी क्लोराइड में मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो मर्क्यूरी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है HgCl2। तो हमसे पूछा किसका है? मरकरी का पूछा है, तो मरकरी का हम मान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या 1 है। प्लस क्लोरीन का, क्लोरीन के कितने अणु हैं? 2 हैं। क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 होता है। 2 × -1 बराबर 0। तो 2 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। 1 - 2 बराबर 0।
-2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जो x का मान आ जाएगा धनात्मक 2 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आप लोग आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है तो पृथ्वी से r ऊंचाई पर उसका भाग होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है तो पृथ्वी से r ऊंचाई जब भी ऊंचाई की बात है तो आप एक फार्मूला लगाइएगा। इससे पहले हमने बताया था ये फार्मूला, G डैश बराबर होता है G इंटू 1 प्लस H अपान RE के पावर क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H का जो मान दिया गया है, H बराबर क्या कह रहा है, त्रिज्या के बराबर है। जो H ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पे H का मान R रखेंगे तो R बटा R कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा G डैश बराबर G इंटू 2 के पावर -2। -2 है तो इसको बटे में करेंगे तो कितना हो जाएगा, G डैश बराबर हो जाएगा G इंटू 1/4 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 ही होगा, यानी G डैश बराबर G इंटू 1/4 हो जाएगा। तो इस जो आपका जो पृथ्वी से ऊंचाई पर उसका भाग कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग फार्मूला जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो हमेशा आप एक ही फार्मूला लगाएंगे, G डैश बराबर G इंटू 1 प्लस H अपान RE के पावर -2। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रमा की सतह पर कोई आदमी कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है यदि वह पृथ्वी के सतह पर 5 मीटर तक कूदता है। देखिए चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक वो कूदता है, अगर पृथ्वी वो 5 मीटर कूदता है तो वो चंद्रमा पर इसका 6 गुना कूदेगा, क्योंकि जो भार होता है पृथ्वी के, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, यानी इसका 6ठा हिस्सा होता है। तो इसकी जब यहाँ पे पृथ्वी 5 मीटर कूद रहा है तो वहाँ पे एक 6 इसका 6 गुना कूदेगा, तो 5 छक्का 30 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिले जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित थे। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके जो भी डाउट्स हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके डाउट्स को दूर कर सकें। तो आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, कल सुबह 7 बजे आप लोग लाइव आना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए एक दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है, जो साल भर में महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनकी एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आना ना भूलें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।